आराम से करो, चालू कर दी मैंने। नमस्ते, मेरा नाम आर्यन गुर्जर है और आज हम पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। इतिहास को पढ़ने से पहले, खासकर आधुनिक इतिहास को, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं, या कोई भी विषय क्यों पढ़ा जाता है, उसकी अपनी क्या प्रासंगिकता होती है, वो क्यों ज़रूरी होता है। जितने भी हम कई सारे विषय देखते हैं, भूगोल, राजनीति और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, और जब हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, तो उनके दृष्टिकोण से अगर हम इतिहास को जोड़ के देखते हैं तो हमें कई सारे विषय पढ़ने आसान हो जाते हैं। इसे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक ही विषय का उपयोग कई सारे विषयों में करना। तो फिर इतिहास है क्या अपने आप में? जरूरी तो है, क्योंकि इसकी मदद से हम अन्य कई सारे सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। हमने इतिहास पढ़ा है, अगर हमें भारतीय इतिहास पता है कि कहाँ से, हड़प्पा से लेकर, पुरातात्विक से लेके, फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य, फिर उत्तर मौर्य, गुप्त, हर्ष और मुगल, उससे पहले सल्तनत, और फिर अंग्रेजों का आगमन, भारत की आज़ादी, ये पूरा संघर्ष, आज़ादी के बाद नेहरू का 1991 तक हमारा ग्लोबलाइजेशन हो जाना, फिर वहाँ से प्रधानमंत्री, जो हमारे वित्त मंत्री थे केंद्र के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके सहयोग से सब कुछ हो पाया। फिर वहाँ से लेके कैसे हमारे देश की दिशा बदली, और वर्तमान में 3.0 नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में कैसे देश आगे बढ़ रहा है। ये सब चीजें जब हम इतिहास से जोड़ के देखते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि आज हमारी इकोनॉमी ऐसे क्यों है। पहले बंद अर्थव्यवस्था थी, आज खुली अर्थव्यवस्था है। ना पूरी तरह से पूंजीवाद है, ना पूरी तरह से समाजवाद है। और हमारी विदेश नीति आज ऐसे क्यों है, इंटरनल रिलेशन हमारे ऐसे क्यों है, इंटरनल सिक्योरिटी आज हमारी ऐसे क्यों है कि हम अपनी सेना के ऊपर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य हमने बहुत ज्यादा मजबूत कर लिए हैं अपने। वर्तमान की स्थिति, हमारे किस देश के साथ क्या संबंध है, चाइना के साथ आज ऐसे क्यों है, अमेरिका के साथ आज ऐसे क्यों है, जापान के साथ कैसे हैं, रशिया के साथ कैसे हैं। ये सभी की जड़, वर्तमान के जो अलग अलग विषय निकल के आते हैं, जननी इतिहास को ही आप मान के चलिए। तो क्या इतिहास, सवाल खड़े होते हैं, तो क्या इतिहास आंकड़ों का अध्ययन है? किस राजा ने कौन से सिक्के चलाए, किस राजा ने कौन से साहित्य लिखे, कितने युद्ध लड़े, या किस राजा की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से अधिकारी थे, समाज का ताना बाना कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, शूद्र की स्थिति कैसी थी, अछूतों की स्थिति कैसी थी, दलितों की स्थिति कैसी थी, और हमारे और सारा जो सांस्कृतिक आसपास के जो देश थे, पड़ोसी देश थे, उनकी हमारे साथ क्या क्या, किस किस के साथ कैसे संबंध थे, जल मार्ग द्वारा कैसे संबंध थे, स्थल मार्ग किन किन का हम उपयोग करते थे। क्या इनको रट लेना, इनको याद कर लेना, तारीखों को घोल कर पी जाना, क्या ये इतिहास है? नहीं। तो फिर इतिहास है क्या? इतिहास का साधारण शब्दों में यदि समझा जाए, पढ़ने का जो सही क्रम होना चाहिए वो है अतीत से लेकर वर्तमान तक हो रहे परिवर्तन, और भविष्य के लिए उन परिवर्तनों को अपने हित के लिए उपयोग करने के लिए नई रणनीति बनाना, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो परिवर्तन कहाँ कहाँ होते हैं? परिवर्तन होते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। यहां हम इतिहास पढ़ने के क्रम में पहले यह देखेंगे कि भारतीय, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, पहली सामाजिक व्यवस्था जिसे हम मानते हैं, कि उस समय का समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी रही होगी, राजनीति व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लेन देन बाजारी व्यवस्था कैसी थी, कपड़ों का पहनावा कैसा था, यदि हम संस्कृति में जाएं, क्या कोई लेख उनके मिलते हैं, क्या उन्हें भी रुचि थी लिखने में। वहां से लेकर फिर वैदिक काल,
क्या क्या परिवर्तन है, समाज में क्या क्या परिवर्तन है, राजनीति में क्या क्या परिवर्तन है, कैसे राजा का स्वरूप सामने आने लगा। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में वो और मजबूत हो गया। अब समाज ये तय नहीं करता कि राजा कौन बनेगा, वंशानुगत संतान राजा बनने लगी, राजा की जो संतान थी। फिर आगे 16 जनपद आते हैं, मगध का विकास होता है। फिर वहां देखते हैं कि फिर से समाज कैसे बदला, राजनीतिक उठापटल कैसे हुई, क्यों 16 जनपदों में मगध का ही विकास हुआ, उस समय की भौगोलिक स्थिति ऐसी क्या क्या थी जो मगध के अनुरूप काम कर गई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल आता है, फिर चीजें बदली, नई नई तकनीकों का विकास हुआ, नए नए औजार आए, लोहा एक मजबूत सामने हथियार बनकर आने लगा धीरे धीरे, और नई नई रणनीति आने लगी। चाणक्य आए तो गुप्त नीति लेके आए, चाणक्य नीति लेके आए, है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, गुप्त, फिर वर्तमान समय तक अगर हम इस तरह चीजों को लेके आते हैं तो 4 ही चीजें मुख्य हैं, उन्हीं में होने वाला परिवर्तन हमें केवल पढ़ना है, तथ्य रटने नहीं है। यदि आपने तथ्यों को समझ लिया कि कोई घटना घटी तो वो घटी इसलिए क्योंकि उस समय की स्थितियां ऐसी थी, उसको घटना ही था, क्योंकि स्थितियां ऐसी थी। स्थितियां वो नहीं होती तो ये घटना नहीं घटती, फिर वो किसी और रूप में सामने आती। तो उसके होने के लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं, मैं फिर से बता चुका हूं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। जिस भी समय की आप ये चारों चीजें समझ गए, आपके सामने प्रश्न होगा, आप दोनों में कैलकुलेशन लगाएंगे और ऑप्शन के सामने आप खेल जाएंगे। ये प्रीलिम्स में भी और मेंस में तो आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से काम लेने में बहुत मदद करता है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, कुछ शब्द आते हैं जब आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उत्तर लेखन में, खासकर मेंस में, अंत में कुछ शब्द लिखे रहते हैं जो आपके उत्तर लिखने की दिशा को तय करते हैं। ये मैं केवल एक भूमिका बांध रहा हूँ, विषय पढ़ाना मैंने भी शुरू नहीं किया है, केवल ये कि हम अपनी क्लास को कैसे किस दिशा में लेके जाएंगे, ये बताने के लिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। चीजें आसान रहती हैं, आपको भी समझ में आता है, आएगा बाद में कि मैं कोई चीज क्यों बोल रहा हूँ। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या क्रिटिकल थिंकिंग। उदाहरण के लिए अगर हम इतिहास में देखें, आधुनिक इतिहास में, तो कई बार यह माना जाता है कि अंग्रेज जब भारत में आए, भले उन्होंने हमारा शोषण किया हो, उपनिवेशवाद भारत में एक बीमारी के तौर पे हमारे देश में सामने आया और अपने देश के लिए वो हित के लिए काम करते रहे, कच्चा माल वहां ले जाते और वहां से उसको तैयार करके यहाँ लाते, और हमारे जो शिल्पकार थे, जो उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया क्योंकि उन पर बैन लगा दिया, और ये अनिवार्य कर दिया कि आप केवल और केवल हमारे देश से आए सामान, भारत में जो आए हैं उनको ही आप खरीदोगे। पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। न जाने कितनी कलाएं थी भारत के अंदर जो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। इसका उदाहरण हमारे पास कई सारे मंदिर हैं जो बिना किसी आधुनिक सुविधाओं, आधुनिक चीजों के, औजारों के ना होने के बावजूद हमने मंदिर बना दिए हैं, पर आज वो तकनीक हमारे पास नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अंग्रेज जब भारत आए तो वो ट्रेन लाए, उन्होंने देश में विकास किया, अंग्रेजी शिक्षा लाए, जिससे आज क्रिकेट लाए, आज हम क्रिकेट में विश्व विजेता हैं। अंग्रेजी पूरे देश में इंटरनेशनल लैंग्वेज है, भारत में अंग्रेजी इसलिए क्योंकि अंग्रेज है, तो अच्छा रहा। ट्रेन आई, आज हम ट्रेन के स्तर पे भी विश्व में शीर्ष पे आते हैं। ट्रेन के जाल में सबसे ज्यादा ट्रेनें लगभग हमारे देश में चलती हैं, रशिया में वैसे सबसे ज्यादा चलती है। तो ये अंग्रेजों की देन है, क्या ये मान लेना ठीक है? अगर प्रश्न में सीधा सीधा आता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश के हित में काम किए, इस विषय में आप क्या विचार करते हैं? आलोचनात्मक दृष्टिकोण तरीके से इस पर अपने विचार रखिए। जैसे ही आप ये शब्द समझते हैं आलोचनात्मक, तो इसका मतलब ये कि आपको ना सिर्फ उसका समर्थन करना है बल्कि उसका विरोध भी करना है। आपको उसका तटस्थ होके ये देखना उसके कितने फायदे रहे और कितने नुकसान रहे। तो हम ये कहेंगे उत्तर लिखने की दिशा में कि हाँ, ये चीजें मिल गई पर ये संयोग से मिली। अंग्रेज ट्रेन बनाते वक्त ये नहीं सोच रहे थे कि भारत में भारतीयों के ही काम आएगा। अंग्रेजी सिखाते समय वो ये नहीं सोच रहे थे कि भारत बाद में भारतीय इसका उपयोग करेंगे इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए। अंग्रेजों ने ये चीजें शोषण के लिए यूज की, सामान को जल्दी यहां से वहां पहुंचाने के लिए उन्होंने ट्रेन बनाई। ये हम उसके थोड़े नकारात्मक बिंदु लिखेंगे। तो ये मैं आपको, ये कुछ शब्दावली है जो पढ़ने क्रम में आ गया है, इसलिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। तो इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया।
तो पहला इतिहास किसने लिखा? इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1817 में जेम्स मिल ने पहला इतिहास लिखा, भारतीय पहला इतिहास, भारत के विषय में, विश्व के इतिहास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो उनका लिखने का आधार क्या था? उन्होंने इसको धार्मिक दृष्टिकोण देने की कोशिश करी। पहले उन्होंने हिंदू काल लिखा, फिर मुस्लिम, और फिर बाद में ब्रिटिश। विद्वानों ने इसे बाद में खारिज कर दिया, और ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि देश में हम वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा लेके चलते हैं। हिंदू विचारधारा को थोपना इतिहास में कभी देखा नहीं गया। सभी धर्मों को, सभी विचारधाराओं को हमने अपनाया, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, या उसके अन्य भी जिनका शायद मैं नाम ना ले पा रहा हूं, उनको सबको हमने अपनाया। तो केवल ये कह देना कि पूरे देश में हिंदू ही विचारधारा थी, हिंदू ही राज्य था, ये एक सीमा तक सही नहीं है। दूसरा फिर मुगलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी थे, पर लंबे समय के संघर्ष के बाद अंत में मुस्लिम जो धर्म कुछ हमारे लोगों ने भी अपनाया, और विदेश आक्रमणकारी जब आए तो वो यहाँ से गए नहीं वापस, वो यहीं बस गए। मुगल आए पर बस यहीं गए। लंबे पीढ़ियों के बीत जाने के बाद आज वो हमारे देश का हिस्सा है, हम अपने इतिहास में उन्हें पढ़ाते हैं, तो उन्हें भी अब विदेशी कहलाना इतिहासकारों के दृष्टिकोण से गलत है। और ब्रिटिश के इसमें भी, क्योंकि ब्रिटेन के लोग कंपनी के रूप में जब भारत आए तो उन्होंने शोषण किया, पर उनके विरोध में भी लोग खड़े हुए, उनका सामना किया। कई संगठन बने, कई नेता सामने आए, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, और आगे महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी ताकि 1857 की क्रांति जो विफल हुई वो दोबारा ना हो। और 1947 में हम आजाद हुए, क्योंकि हमने अतीत से सीखा और आगे की रणनीति सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे बांधी, ताकि इन चारों में जो कमजोरी फैल रही है वो आगे ना रहे। तो यहां हम इतिहास का उपयोग किसी भी दिशा में कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, इतिहास से सीख के अब तक क्या क्या गलती करी, कहां कहां करी, आगे दोबारा ना हो। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना भी चाहिए। तो आधुनिक काल की शुरुआत असल में होती कहां से है, या हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे क्या? मेरा जो पढ़ाने का आपको तरीका रहेगा वो हम 4 बिंदु में पढ़ेंगे। जैसे ये 18वीं सदी के, एक बार लिखने से पहले आपको दिखा देता हूं, ये 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में जो मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, तो उसके 3 क्षेत्र के राज्य सामने आए। पहला उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल, हैदराबाद और अवध। विद्रोही राज्य सिख, जाट, अफगान भी है और मराठा अफगान यहां पे नहीं। और सीमा से बाहर के राज्य जैसे मैसूर और कलिकट, ऐसे कुल मिला के 10 राज्य हैं। ये मैंने नक्शा दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लगाया है ताकि आप इसकी स्थिति समझ सकें। ये बंगाल आज का बंगाल नहीं है, ये बंगाल आज बिहार को मिला के और कुछ अन्य राज्यों, उड़ीसा को लगभग मिला के तब उस समय का बंगाल था। तो हमारा पढ़ने का क्रम क्या रहेगा? आधुनिक भारत के इतिहास को, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार सहूलियत के लिए। सत्रह सौ से लेकर 1750 तक।
ठीक है, तो चलिए पहले इसमें आगे भी बिंदु जुड़ेंगे कि उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से हैं, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। विद्रोही राज्य कौन से? सिख, जाट, अफगान और मराठा, और 3 दक्षिण के राज्य। पहले हम बात कर लेते हैं मुगलों का विघटन। मैं एक बार पूरी रूपरेखा फिर से साफ कर देता हूं। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के क्रम में हमें 4 बातें पढ़नी है। 18वीं सदी, 18वीं सदी में 18वीं सदी का पूर्वार्ध 1700 से लेकर 1750 तक, 18वीं सदी का उत्तरार्ध 1750 से लेकर 1799 तक, फिर उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के 3 चरण, क्या क्या? वाणिज्यिक चरण 1757 से लेकर 1813 तक, जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, चार्टर आया। फिर औद्योगिक चरण 1813 से लेकर 1858 तक। 1858 तक की क्यों? क्योंकि अब व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई, अब कंपनी से सत्ता छीन ली गई। उसके बाद फिर आगे वित्तीय चरण अंतिम, जिसमें हम 1858 से लेकर 1947, जहां हमारा देश आजाद होता है। फिर दूसरे बिंदु में हम पढ़ेंगे, तीसरे बिंदु में पढ़ेंगे पहला 18वीं सदी, दूसरा उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के 3 चरण, फिर तीसरा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में भी हमें क्या पढ़ना है कि हमारे देश में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन, घटनाएं, ये सब चीजें कैसे घट रही थी, कैसे 1857 में क्रांति हुई, किन किन नेताओं ने उसमें भाग लिया, फिर कैसे आगे कंपनी ने अपनी रणनीति बदली, कैसे सांकेतिक रूप से केवल सत्ता ब्रिटेन क्राउन के पास गई, केवल सांकेतिक रूप से, बाकी सब चीजें वैसे ही बनी रही, और कैसे आगे गांधी जी का आगमन होता है, कैसे जिन्ना गांधी जी से जलन में पाकिस्तान की मांग करता है, कैसे 1905 बंगाल विभाजन के कारण अंग्रेज कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन होता है, कैसे कांग्रेस की पहले स्थापना हुई, कौन कौन नेता उसमें थे, कांग्रेस के सभी सम्मेलन, ये राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं, मुझे राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, कांग्रेस के सम्मेलन, और फिर गोलमेज सम्मेलन, आगे जो 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, भगत सिंह, काकोरी कांड, और गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण कार्यक्रम और उनका योगदान, जितने भी समय जो भी रहा, जो भी आंदोलन उन्होंने चलाए, असहयोग आंदोलन या इसके अलावा भी जो अन्य रहे वो सभी, और वे सभी क्रांतिकारी जो कई बार, जैसे सावरकर, जो इतिहास के क्रम में कहीं जिसका नाम दब गया, उनको भी हम थोड़ा एक बार देखते चलेंगे। हमें थोड़ा इतिहास इसलिए भी पढ़ना है कि हम उन्हें सम्मान दे सके, और मेनली तो हम इसलिए पढ़ना है कि हम परीक्षा निकाल सकें। तो हल्का सा जिक्र करते निकलेंगे, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। देखिए, आप किसी भी विषय को पकड़े, ये किसी भी विषय के टॉपिक को पकड़े, तो पीएचडी 5 साल में उसके ऊपर होती है। मैं केवल किसी एक विषय के, किसी एक टॉपिक की बात कर रहा हूं, पर हमें तो सभी विषय पढ़ने हैं, सभी विषय इस तरीके से पढ़ने हैं कि हम परीक्षा की दृष्टि से प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर पाए। तो सीधी सी बात है, रणनीति परीक्षा की दृष्टि से होनी चाहिए, वही ध्यान रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो यहां पे हम आ चुके हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध, ये पहला चरण है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पूरी तरह से 4 चीजें पढ़नी, 18वीं सदी जिसमें पूर्वार्ध अभी हम पढ़ रहे हैं, उत्तरार्ध इसके बाद पढ़ेंगे, फिर आएगा उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के 3 चरण, वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय, उसके बाद पढ़ेंगे हम राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद में क्या क्या पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया, और फिर आजादी से लेकर वर्तमान तक भारत की स्थिति की, नेहरू जी से लेके और 1991 में जब हमारे देश के वित्तीय सुधार हुए, और उसके बाद फिर मोदी जी कैसे आए, और पहले की रणनीति कैसी थी, है ना, जो नेहरू जी की पंचशील विचारधारा थी, और आज कैसे हम लगभग से थोड़ी सी अलग विचारधारा लेके चल रहे हैं। तो क्या क्या अंतर आया, और सभी नेताओं में, सभी जो आने वाले नेता थे कैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती, और ये कहीं ना कहीं आपको अन्य विषयों से भी लिंक करेगा। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको वहां भी मदद करेगा, इकोनॉमी, आपको जो पॉलिटी पढ़ेंगे वहां भी मदद करेगा कि कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे संविधान सभा पढ़ी, क्योंकि यहाँ हम उसका जिक्र करेंगे ही करेंगे इतिहास के क्रम में, पढ़ाने के क्रम में। तो ये 4 चीजें हमारे पास रहेगी, क्या? 18वीं सदी, उपनिवेशवाद, 18वीं सदी के 2, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के 3, उसके बाद फिर राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के बाद फिर वर्तमान तक आजादी के बाद। ये 4 चीजों में हम पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 1700 से लेकर 1750 तक।
अब आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि असल में कोई राज्य क्यों टूटता है, या मुगलों का विघटन क्यों हुआ, या ऐसे वो क्या कारण है जिसकी वजह से कोई राज्य टूटता है। देखिए, मैं आऊं और सीधा तथ्य आपको रटा दूं, उस राजा ने ये युद्ध लड़ा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी का, ऐसे आगे तथ्य रटा दूं, उसका कोई लाभ नहीं। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप चीजों को आपस में लिंक करके कहानी के रूप में याद रख सकें, और तथ्य कुछ मैं आपको लगभग सारे देने की कोशिश करूंगा पीवाईक्यू से लिंक करते हुए। अंत में हम उसकी भी बात करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए गए हैं, मेंस की भी और कुछ प्रीलिम्स के भी। और इन सभी के साथ जब आप एक कहानी के रूप में चीजों को पढ़ लेते हैं और एक बिल्कुल जोड़ कर चीजों को देखते हैं, कारण को समझते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझते हैं, तो आप भूलेंगे नहीं। आप फैक्ट भूल सकते हैं, पर जैसे ही अगर आप फैक्ट के दिमाग से फैक्ट निकल गए तो ऑप्शन देखते ही आपको वो चीजें याद आ जाए, क्योंकि आपको पूरा कालक्रम याद है। आपको ये समझ में आएगा कि मुगलों के समय ये स्थिति ऐसी क्यों बनी, क्योंकि अतीत ऐसा रहा, अतीत में हो रहे परिवर्तन इस कारण से रहे। यही मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसे ही मैंने भी पढ़ा है, और यही सबसे सुरक्षित तरीका भी है। फैक्ट रट लेने से चीजें फैल जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, उसका कोई अर्थ नहीं बनता, और ज्यादा फैक्ट हम रट भी नहीं सकते। व्यवहारिक बात तो ये है। तो कोई राज्य क्यों टूटता है, और ये बात मुगल के बारे में नहीं, ये बात हम अतीत में भी देखें तो 16 महाजनपद, मौर्य आगे विकसित हुए, मौर्य टूटे, गुप्त आए, गुप्त टूटे, हर्षवर्धन वो भी, मतलब जैसे जैसे कोई भी केंद्र सत्ता बनी वो अंत में टूटी, गुर्जर प्रतिहार वो भी टूटा, और आगे धीरे धीरे फिर मुगल आए, सल्तनत काल आया, वो भी अंत में टूटा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश एक समय तक रहे, फिर टूटे, विखंडित हुए, छोटे राज्य आए सामने। तो उसके कुछ खास कारण होते हैं। कोई भी राज्य बनाए रखने के लिए राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे राजा मजबूत होता है तो उसको देखिए उसके सेनापति, उसके अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी भी मजबूती से काम करते हैं, क्योंकि वो उनको अपना दर्पण मानते हैं जो उनका नेतृत्व कर रहा है। जिसकी विदेश नीति मजबूत हो, जिसकी गुप्तचर नीति मजबूत हो, जिसकी स्वयं का चरित्र निर्माण भी मजबूत हो, उस समय की स्थिति के हिसाब से। आज आप अपने नेता का, आदर्श नेता की परिभाषा कुछ और हो सकती है, पर आप उस समय के जो शीर्ष के नेता रहे, जैसे औरंगजेब बहुत कट्टर थे, पर आज वर्तमान में वो चीजें नहीं चल सकती, और समय चलती थी तो उसने अपनाई, और वो रहा भी सबसे लंबे समय तक राज करने वाला मुगल राजा रहा औरंगजेब। 1707 में उनकी मृत्यु हुई, आगे हम समझेंगे भी पूरा कालक्रम। तो असल में हमारे देश में तो अधिकतर सारे छोटे छोटे राज्य हुए, बड़े राज्य तो कुछ ही हुए। मेनली तो हमारे देश में छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर के राज्यों का ही बोलबाला रहा, और यही कुछ कारण थे जो मुगलों पे भी लागू हुए, क्योंकि नेता जो शीर्ष मजबूत सत्ता थी वो कमजोर हुई। अब राजा में वो बात नहीं थी जो औरंगजेब में थी। औरंगजेब के मरते ही अगली जो संतान है, अगले जो उत्तराधिकारी है, उतने मजबूत नहीं थे, और जनता भी त्रस्त हो गई। जब राजा कई बार बहुत ज्यादा शोषण करने लगे, ज्यादा उसको उत्तेजित होकर कार्य करने लगे, और वो उसका क्रांत एक गलत तरीके से लिए गए निर्णय जनता के निजी जीवन पे और दैनिक जीवन पे जब बार बार आहत होने लगे, तो जनता बदला लेती है, और मौन रूप से बदला लेती है। जैसे वर्तमान समय हम चुनाव के समय वोट देकर सत्ता बदल देते हैं, उस समय भी यही हुआ। अधिकारियों ने देखा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे उनकी मृत्यु हुई तो सभी लोगों ने मौका पाकर अपने राज्य स्थापित कर लिए। वही उन्हीं राज्यों के बारे में आज हमें यहाँ पढ़ना है। तो ये कुछ कारण थे कि क्यों कोई सत्ता टूटती है। तो मुगलों का विघटन क्यों होता है, या किसी भी राज्य का विघटन क्यों होता है, या जो जो कारण होते हैं वो यहाँ लागू होंगे। नेता का कमजोर होना, जनता का कई वर्षों तक शोषण सहन करना, अधिकारियों का राजा के प्रति स्नेह ना होना, ईमानदारी ना होना, अपने स्वार्थ देश के हित से ऊपर होना, और आने वाली पीढ़ी मजबूत ना होना, ये उस समय के कारण थे जिस कारण मुगलों का विघटन हुआ। फिर आगे कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य है, एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं।
बंगाल, अवध, हैदराबाद। तो पहले बंगाल की बात कर लेते हैं, एक एक करके सबको खत्म करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। विषय को खत्म करना हमारा लक्ष्य नहीं है, ना ही ये मान के मैं यहां पढ़ा रहा हूं। हर एक चीज को इस तरीके से समझना है कि आज पढ़ लेने के बाद आपको वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। कोई घटना क्यों घटी, ये आपके अंदर एक बार बात बस गई तो फिर आप उसको जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तथ्य तो रटते आप बाद में भी सकते हैं, आप उसको बाद में अपनी ओर से भी, कई सारी किताबें हैं मुगलों के बारे में, और भी जैसे मैंने कहा विषय कैसे आप कई सारे तथ्य ला सकते हैं। मुगलों के समय के पहनावा, औजारों का उपयोग, लोगों की भाषा, बोलचाल और बातचीत करने का तरीका, कौन कौन सी भाषाएं चलती थी, न जाने कितने सारे तथ्य इसमें निकल के आ सकते हैं। हमारा मेन लक्ष्य है कि हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हुए अंत में मेनली तो उत्तीर्ण होना ही है, उत्तीर्ण यानी कि पास होना ही है, सेलेक्ट होना ही है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसी को ध्यान में रखते हम पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं बंगाल की। तो बंगाल का श्रेय मुर्शिद कुली खान को जाता है। मुर्शिद कुली खान कौन थे? वो बंगाल के उस समय के अधिकारी थे। तो उनको औरंगजेब द्वारा दीवान बनाया गया था। अब दीवान के अधिकार यानी कि उन्हें राजस्व के अधिकार प्राप्त थे। राजस्व यानी कि कर वगैरह जो आजकल पटवारी काम करते हैं, वो उससे संबंधित, राजस्व से संबंधित अधिकारों को प्राप्त थे। औरंगजेब की मृत्यु होते उन्होंने दीवान के भी अधिकार प्राप्त कर लिए अपने आप से, कि उनको पता चला कि अब कोई सत्ता है नहीं। तो दीवान के साथ साथ सूबेदारी उन्होंने हासिल कर ली, और सूबेदार बनने से उनको यह लाभ हुआ कि उनके पास अब कानूनी अधिकार भी आ गए, जिसे हम वर्तमान में पुलिस के तौर पे देख सकते हैं। अब वो डंडा भी हाथ में रखने लगे, दूसरे हाथ में पैसा उनके हाथ में पहले से था ही, तो उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। उसके बाद 1727 में उनका दामाद आता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, जो 1740 तक राज करता है। सरफराज को गद्दी से हटाता है अलीवर्दी खान, जो 1756 तक रहता है। और यही एक रोचक बात आती है, 1757 में आगे प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला भाग लेता है। सिराजुद्दौला आगे बंगाल का नवाब होता है और उसका उत्तराधिकारी भी होता है, और ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ता है। असल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ क्यों, या मैं इसका जिक्र बीच में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही वो पृष्ठभूमि है जहां अंग्रेजों को ये एहसास हुआ, क्योंकि पहले अंग्रेज केवल व्यापार करने के लिए देश में आए थे। उनका बिल्कुल ऐसा मानना नहीं था कि उन्हें देश की सत्ता में हस्तक्षेप करना है। शुद्ध रूप से व्यापार करना है, पैसा कमाना है, अपने देश में जाना है और वहां जाकर बड़े बड़े निवेश करने हैं और एक भोग विलासिता वाला जीवन जीना है। इसलिए वो राजनीति से दूर रहे, और उनकी कभी इच्छा भी नहीं थी, और नहीं शायद उतना मनोबल रहा हो। पर सिराजुद्दौला के समय जब 1757 का युद्ध होता है प्लासी का, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने काफी कूटनीति भी लगाई, क्योंकि अंग्रेज तो पहले से चतुर चालाक थे, वो समय से आगे थे। अपना औद्योगिकरण उन्होंने बहुत जल्दी कर लिया उस समय की स्थिति के आधार पर। तो सिराजुद्दौला के अधिकारी मीर जाफर को उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, और मिलाने के क्रम में बंगाल का नवाब हार गया। इससे अर्थ ये निकला कि आगे जब फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों का और मनोबल विकसित हुआ, उन्होंने फिर से रणनीति लगाई, नए नए तरीके अपनाए, और धीरे धीरे देश अंग्रेजों के वश में होता चला गया। तो ये हमें यहां जानना बहुत जरूरी है कि बंगाल किस तरह से देश की आने वाली लगभग 150-200 साल के लिए निर्णायक साबित हुआ। और किस क्रम में पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हम उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल। किसका उत्तराधिकारी राज्य? मुगलों के विघटन होने के बाद जो राज्य सामने है उसमें मुगलों का उत्तराधिकारी राज्य कौन था? बंगाल, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसने प्लासी में मुख्य भूमिका निभाई। और बक्सर में तो मुगल साम्राज्य भी, मुगल और अवध ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा।
उसके बाद फिर हम अगले जिस राज्य पे आते हैं वो है अवध, बंगाल के बाद जिसकी हम बात करेंगे। तो अवध को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अवध को स्थापित करने का श्रेय शहादत खान को जाता है और 17 ये मुगल अधिकारी थे और 1739 में इनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद इनके अधिकारी सरफरजंग आगे आए। ये मुगल दरबार सरफरजंग, मैं इनका नाम ठीक से लेना, सफदरजंग मुगल दरबार में वजीर थे, जिस कारण इन्हें अवध का वजीर नवाब कहकर बुलाया गया। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी ने फिर आगे इसमें इनका उत्तराधिकारी आता है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ने, ये वही व्यक्ति है जिसने अवध की तरफ से, जैसे मैंने बताया, मुगल ने भाग लिया और नवाब ने भाग लिया बंगाल के, और अवध की तरफ से सुजाउद्दौला ने भाग लिया। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जो बहुत निर्णायक साबित होता है, जिसके कारण अंग्रेज भारत में स्थापित होने शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर हम आते हैं हैदराबाद में। मैं फिर से बता दूं, हमने मुगलों का विघटन पढ़ा, क्या क्या कारण थे वो हमने देखे, बंगाल को पढ़ा, बंगाल में कौन कौन उत्तराधिकारी थे वो देखे, बंगाल का किस तरह से प्लासी और बक्सर में निर्णायक युद्ध हुए वो देखे। आगे हम प्लासी और बक्सर आगे भी देखेंगे जब हम अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे, अन्य कंपनियां भारत में आई और अन्य कंपनियों का किस तरीके से औद्योगिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र बने, उन सबको देखेंगे, उन सबको पढ़ेंगे, उन सबको समझेंगे। उस क्रम में भी हम इसका जिक्र और अच्छे से बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध को, और अन्य जैसे कर्नाटक युद्ध हुआ और आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जितने भी युद्ध होंगे जब अंग्रेजों का आगमन हुआ और जिस तरह से वो स्थापित होते चले गए, उन सभी को हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि बंगाल के बाद, इसलिए मैंने इसका हल्का सा जिक्र किया। फिर हमने अवध देखा, फिर आते हैं हम हैदराबाद पे। तो हैदराबाद की कहानी थोड़ी सी भावुक वाली भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हैदराबाद के जो जिन्होंने संस्था स्थापित किया, जो संस्थापक थे वो थे निजामल। निजामल की समस्या ये थी कि वो 1722 से लेकर 1724 तक वजीर रहे मुगल में, मुगल सल्तनत में, मुगल साम्राज्य में, मुगल राजनीति में वजीर के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। तो उनका ये मानना था और उन्होंने ये देखा और ये पाया उस समय कि वित्तीय परिवर्तन, वित्तीय बदलाव होने बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। अंग्रेज लोग जो उस समय के अधिकारी थी, मुगलों के जो अधिकारी थे अन्य, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे और शायद उस समय के राजा को इसकी इतनी भनक थी नहीं और उन्होंने हस्तक्षेप भी किया इस चीज में, पर अधिकारियों के पास में आई नहीं। और जब एक बहुमत के लोग जाकर राजा से निवेदन करते हैं कि उन्हें रोकिए, वो व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, तो राजा ने भी उन्हें थोड़ा चीजों पे कम हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। इससे वो नाराज हुए और 1724 में जाके हैदराबाद में जाके उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की, वो भी उसमें वजीर रहे। तो ये थोड़ी हैदराबाद की कहानी थी। इसके बाद आगे हम आते हैं विद्रोही राज्य। तो विद्रोही राज्य 4 हैं। कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं। मराठा, सिख, जाट, और अफगान। ये 4 हैं। ये 3 हम पढ़ चुके हैं। हैदराबाद का मैं हल्का सा जिक्र करके से निकला हूं क्योंकि इसकी इतनी आवश्यकता है नहीं। और जिस देखिए, हमने बंगाल का ज्यादा किया, मुगल विघटन का ज्यादा किया, थोड़ा अवध का किया, हैदराबाद का बहुत कम किया, क्योंकि प्रेक्षक की दृष्टि से यही तरीका जरूरी है। इस हिसाब से मैंने इनको पढ़ाया। आगे हम आते हैं मराठों पे। अभी हम मराठों पे हैं। तो मराठा शक्ति का विकास कैसे हुआ? देखिए, मराठा जो लोग थे या मराठा जो साम्राज्य था, इसको स्थापित करने का श्रेय संतों को जाता है, या संतों द्वारा इसे स्थापित करवाया गया, आप ऐसे कुछ समझें। क्योंकि
शिवाजी महाराज की भी जो दो गुरु थे, जिसमें उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास जी और राजनीतिक गुरु दादोजी कोंडदेव, जिसमें हम आध्यात्मिक गुरु की भूमिका बहुत अहम समझते हैं। ये एक उदाहरण के लिए कि मैंने आपको समझाया कि मराठाओं में संतों की कितनी अहम भूमिका रही, इसके राज्य स्थापना में भी बहुत भूमिका रही। असल में उस समय होता क्या था, उस समय की अगर हम स्थिति देखें तो उस समय होता यह था कि मराठे लोग देशमुख, अगर उस समय कहा जाए तो देशमुख मतलब जमींदार, तो जमींदार को उस समय देशमुख कहा जाता था, जो आजकल अब लोगों के रूप में जैसे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो इस समय फिल्म क्षेत्र में है, रितेश देशमुख, ये उसी पीढ़ी से संबंधित व्यक्ति हैं। तो वो दक्षिण में जमींदारी का काम करते थे, जमींदारियों की सेवा, जमींदार की सेवा दिया करते थे और अपना जीवन अच्छे से यापन करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, जो आगे जिन्हें छत्रपति बनना बाकी है, उनके पास पूर्ण की जागीरदारी थी। तो उन्होंने सोचा कि देश में इतना शोषण हो रहा है, मुगलों का आक्रमण, उनके दृष्टिकोण से तो वो सही थे, और मुगलों का यह मानना था कि हम अपने देश में राज क्यों ना ही करें, जब हर राजा अपनी सीमा का विकास करता ही है और युद्ध में लोग मरते ही हैं, और उस युद्ध का फायदा उठाकर कुछ गलत लोग महिलाओं के साथ भी गलत करते हैं, और ये लगभग हर युद्ध में होता है। तो उनके लिए वो भी सही थे। मैं किसी के ना पक्ष में हूं, किसी के ना विपक्ष में हूं, ये इतिहास को मैं तटस्थ होकर पढ़ा रहा हूं, ये आप तय करें कि चीजें आपके लिए कैसे रही। ठीक है, तो शिवाजी महाराज को ये गलत लगा। उन्होंने पूना की जागीरदारी से ऊपर होकर सोचा, क्यों ना पूरे देश को एक सूत्र में बांधा जाए, क्यों ना फिर से देश को उसी पुरानी वैदिक परंपरा की ओर लेके जाया जाए, जहां से भगवा ध्वज के नीचे खड़े हों। ये उनकी एक विचारधारा थी। तो लगभग 1664 में उन्होंने रायपुर में स्वयं को छत्रपति घोषित किया, और क्योंकि मुगल दक्षिण के साथ और अन्य राज्यों के साथ बिजी थे, व्यस्त थे युद्धों में, उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाया। आगे धीरे धीरे मराठा परिसंघ बना, परिसंघ के अधिकारी बने, पेशवाओं ने शिवाजी महाराज के बाद जाके इसका और विस्तार किया मराठा साम्राज्य का। और मराठा साम्राज्य का बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम ने 1720 से लेकर 1740 तक कई युद्ध लड़े। एक बार मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए, देखिए, ये तो क्योंकि चित्र लगाए हैं और लगाए हैं तो उनका लाभ भी लिया जाए। ये मैंने इसलिए लगाया था कि ताकि आपको समझ में आए कौन सा राज्य कहां कहां पे था। उसके बाद ये बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, जिसने दीवान के साथ साथ अन्य अधिकार भी हासिल करे और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित करा। उसके बाद आगे ये है सुजाउद्दीन, जो आगे उत्तराधिकारी बनता है बंगाल का, ये सरफराज खान। उसके बाद, जिसकी मैं आगे ये बात मैं कर चुका हूं बंगाल के बारे में बताने के क्रम में। फिर यह है अलीवर्दी खान। ये अलीवर्दी खान वो व्यक्ति है जिसने मुगल दरबार को राजस्व देना बंद कर दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यह है शहादत अली खान। ये शहादत नहीं, अभी ये काम नहीं आएगा, आगे हम चलते हैं। सफदरजंग, सुजाउद्दौला और निजाम। हाँ, यहां हमें आना था। तो ये शिवाजी महाराज हैं, किस तरीके से इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ, और इन्हीं की संतान जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बाजीराव प्रथम की, पेशवा बाजीराव, जिनके ऊपर पद्मावत नहीं, बाजीराव और मस्तानी मूवी बनी, रणवीर सिंह ने उसमें अभिनय किया। इनके विषय में बताया जाता है कि इन्होंने लगभग
लड़ाइयां लड़ी और एक भी वो हारे नहीं। और इनके क्रम में देखे, जो मैंने कहा, किस तरह से शिवाजी महाराज ने सोचा कि भगवा ध्वज के नीचे सभी आए, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ते हुए इन्होंने ये क्षेत्र अपने अधिकार में लिया। पर क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी राज्य लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहता, विघटित होता है। वही मुख्य कारण, कमजोर नेतृत्व, अधिकारियों में स्वार्थ भाव का ऊपर होना, राष्ट्रहित कमजोर होना। और जो राष्ट्रहित कमजोर होता है तो केंद्रीय सत्ता बनी रह नहीं सकती, क्योंकि बड़ा संगठन तभी बनता है जब वहां पे लोग ईमानदारों से बनाए रखने वाले जीवित हों और निस्वार्थ भाव से उसके लिए काम करें। फिर से ये टूटा, और पानीपत का, ये इनकी एक और पेशवा बाजीराव की मूर्ति है, और पानीपत का ये अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली, और पानीपत का जब तीसरा युद्ध होता है 1761 में, तो इनकी हार हुई। सदाशिवराव उस समय इनके विरुद्ध लड़ रहे थे। तो थोड़ा अहमद शाह अब्दाली के बारे में समझ लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली असल में एक अफगानी थे। दुर्रानी इनका समुदाय था, इसलिए इन्हें कई बार अहमद शाह दुर्रानी भी कह देते हैं। और इन्होंने 1747 में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना भी की, उसका श्रेय भी नहीं जाता है। और इतिहास में यदि एक तथ्य देखेंगे तो दुर्रानी, मोतियों का मोती की उपाधि भी कुछ इतिहासकारों ने या उस समय के लोगों ने इन्हें दी सम्मान में, क्योंकि अपने लोगों के लिए तो ये नायक थे, हमारे देश के लिए खलनायक थे। हमारे देश के लिए नायक शिवाजी थे, शिवाजी जिनके खिलाफ युद्ध लड़ते थे उन लोगों के लिए वो खलनायक थे। तो इतिहास तटस्थ होकर देखे तो आप इस दृष्टिकोण से चीजों को समझ पाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये सिख साम्राज्य आएगा। तो पानीपत का जब तीसरा युद्ध होता है, जब फिर से मराठा परिसंघ में उसकी प्रवृत्ति सामंती हो जाती है, राष्ट्रहित से ऊपर स्वहित हो जाते हैं, तो विघटन स्वाभाविक है। एकता ना बने रहना ये स्वाभाविक है, और पानीपत का तीसरा युद्ध भी हार जाना ये स्वाभाविक है। और ऐसा ही हुआ। फिर आगे साम्राज्य आता है, जब मराठा पढ़ लेते हैं, फिर आगे साम्राज्य आता है सिख साम्राज्य। तो असल में हमारे देश में जब मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको या कोई चीज बता रहा हूं, तो उस समय कई सारे विचार आते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आप तक जाते समय केवल वही विचार जाए जो जरूरी है। हमें सब पढ़ना है, लेकिन हमें केवल वो सब पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से यूजफुल है, उपयोगी है। हमें वो सब छोड़ देना है जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहां मैं कुछ थोड़ा जिक्र करता हूं, जैसे जब समाज में, देश में या विश्व स्तर पे भी कुछ चिंताएं सामने आती हैं, कुछ विमर्श सामने आते हैं, कुछ समस्याएं सामने आती हैं, सामाजिक हो, महिलाओं की स्थिति खराब हो, दलितों का शोषण हो, धर्म का स्वरूप अब शोषणकारी हो गया हो, क्योंकि धर्म तो बचाने के लिए काम करता है। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। संस्कृत में श्लोक भी है, धर्म है रक्षिति रक्षितः। पर कई बार ये चीजें बदल जाती हैं समय के साथ, क्योंकि धर्म का व्याख्या करने वाले लोग बदल जाते हैं, अपने हिसाब से उसको परिवर्तित करने लगते हैं। जैसे वैदिक वेदों का व्याख्या करने वाले लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो वेदों में थी भी नहीं। सती प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, ये हमारे देश में शायद आज भी कहीं देखने मिलती है, जिसका वेदों से कोई लेना देना नहीं। कुरीतियां चलने लगती हैं, उन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए कई लोग सामने आते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, मदर टेरेसा, और भी कई सारे लोग उसी क्रम में हमारे सामने आते हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी क्यों बने, ये समझने के लिए हमें ये चीजें समझनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति समाज कल्याण के लिए क्यों निकलता है, ये समझना जरूरी है। महावीर हो, बुद्ध हो, वो क्यों आगे निकले, उन सब चीजों को समझने के लिए उस विचारधारा को समझना जरूरी है कि क्या मजबूरी है, क्या कारण है, या क्या परिस्थितियां हैं जो ऐसे व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने
कभी भी ये नहीं चाहा कि उनको कोई धर्म स्थापित करना, किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं चाहा, ना बुद्ध ने चाहा, ना जैन, ना महावीर ने चाहा। सबका यही था कि तरीके अलग है, मार्ग एक के, मुक्ति, शोषण से मुक्ति, हिंसा से मुक्ति। और वैसे ही उनके वक्तव्य मिलते हैं, अहिंसा की बात करेंगे, प्रकृति प्रेम की बात करेंगे, जीव के प्रति स्नेह का भाव रखेंगे, जीव हत्या के लिए मना करेंगे। ये इस नजरिए से निकलने वाली विचारधाराएं होती हैं जो इस नजरिए को सूट करती हैं। जिनको सूट नहीं करते उसके विपरीत बातें करते हैं। तो गुरु नानक देव जी आए और सिख विचारधारा की स्थापना करी। गुरु नानक देव जी ने शुरुआत में केवल 2 बातें ही सामने रखी, लंगर चलाना और संगत लगाना। मतलब लंगर चलाने का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कभी भी आपके दरबार पे आए, घर के दरवाजे पे आए, राजा के दरबार में आए, किसी सामूहिक समारोह में आए या आपके निजी समारोह में आए, मंदिर में आए, या आपका सामर्थ्य हो या नहीं भी हो, जितना आपके पास है उसका आधा उस व्यक्ति को जरूर देना। यदि आपके पास 2 रोटी है पर आपको 4 की भूख है, उसके बावजूद भी एक स्वयं खाना है तो उसको देना। यह लंगर चलाने की विचारधारा। आज तो बड़े स्तरों पर लंगर चलते हैं, लेकिन मूल अर्थ उसका यह था, कोई भी भूखा ना जाए। भूखे पेट ना भय भजन गोपाला, कहते हुए ना, खाली पेट भूख लगती है, आध्यात्मिक विचार या समाज कल्याण की बातें नहीं आती। इसलिए इन्होंने लंगर चलाने की बात को बहुत तवज्जो दी, बहुत अहमियत दी। उसके बाद संगत लगाना, इसका क्या मतलब है? संगत लगाने का अर्थ होता है कि आपस में लोग बैठकर एक दूसरे के साथ ऐसी आध्यात्मिक विचारधाराएं, विचार आपस में आदान प्रदान करें जिससे समाज कल्याण हो, जिससे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहां एकता हो, नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात हो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार हो, उनके निर्माण में, उनके मस्तिष्क में निर्माण के समय ऐसे विचार डाले जाए जो देश हित की भावनाओं को शीर्ष पे रखे। बुजुर्गों को यह सिखाया जाता है कि वो अपने जीवन के अनुभवों को समाज कल्याण में लगाएं, सभी लोग आपस में मिलकर चलें। यह है संगत लगाना। आज ये केवल गुरुद्वारा तक सीमित रह गया है। मैंने कहा ना, समय के साथ चीजें बदलती हैं, चीजें वैसे नहीं रहती जिस मूल अर्थ में वो शुरू हुई होती है। कारण कहां मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में। तो आप देख पाएंगे कि कोई चीज पहले ऐसी थी, आज ऐसे क्यों है, ये इतिहास है, वही हम आज पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर आगे हमारे, तो इसका पहला कभी भी लक्ष्य ये नहीं था कि युद्ध लड़ना है या सैन्यकरण करना है। पर आज हम देखते हैं कि सिख पंच ककार रखते हैं। ये विचारधारा कहां से आई? गुरु नानक देव जी ने तो ये नहीं दी थी, तो ये कहां से आई? समय की आवश्यकता। आगे जब अर्जुन देव जी को, सिख धर्म के जो 5 गुरु थे, जब जहांगीर ने उनको यातना देकर मार डाला तो उनके पुत्र ने सिख धर्म का सैन्यकरण किया। और इसी क्रम में आगे जब हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं, उन्होंने पंच ककार दिए। समय की आवश्यकताओं का देखते हो, आदमी अपडेट होता है, फोन भी अपडेट होता है, धर्म भी अपडेट होता है, समाज भी अपडेट होता है। उसी क्रम में सिख साम्राज्य का इतिहास अपडेट होते हुए कैसे आगे बढ़ा, वही हम देख रहे हैं। तो पंचककार दिए। पंचककार में क्या क्या उन्होंने दिए? इसमें हम पढ़ेंगे केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। कृपाण सुरक्षा के लिए, और अन्य सब चीजें जैसे पहले आप देखेंगे कि ये सभी वैज्ञानिक कारण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, बताने के लिए। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो संवेदनशील हिस्सा होता है वो होता है मस्तिष्क, सिर। तो आपके हाथ पे चोट लग जाए आप तब भी जीवित रह सकते हैं, पैर पे लग जाए तब भी, शायद कमर पे लग जाए तब भी। पर यदि सिर पे गंभीर चोट आ जाए तो या तो जीवित रहना मुश्किल है, या बहुत ज्यादा मानसिक रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए लंबे लंबे बाल रखने की प्रथा शुरू की गई। और हमारे इतिहास में भी हम देखते हैं कि मस्तिष्क और बालों का एक अलग संबंध पाया गया है। ऋषि मुनि भी लंबे लंबे बाल रखते थे, इसका एक आध्यात्मिक कारण है, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। तो पंचककार दिए। और जब इसी क्रम में हम पढ़ ही रहे हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान भी समझना थोड़ा सा जरूरी है कि उन्होंने कैसे, उनके 4 जो बच्चे थे, उन्होंने जो साहबजादे थे उनके उन्होंने कैसे अपने स्वयं को देश के सम्मान में, देश की सुरक्षा में खुद को न्यौछावर किया। जिसमें सबसे बड़ा पुत्र उनका 18 वर्ष का था,
उससे छोटा उनका 14 वर्ष का, उससे छोटा 9 वर्ष का और सबसे छोटा 6 से 7 साल का। 6 से 7 साल का बच्चा जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिन्हें दीवार में चिनवा दिया गया, 2 भाइयों को, और 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए 1705 में। 1705 में उन छोटे भाइयों को बाद में दीवार में चिनवा भी दिया गया। उनके नाम क्या क्या है? अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह तीसरे नंबर पर, सबसे छोटे फतेह सिंह जो 6-7 साल के थे। और इनको देखने के बाद समझ में आता है कि इनके जो पिता रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, क्या विचारधारा रही होगी उनकी कि उन्होंने अपनी देश के हित के लिए अपने चारों बच्चे समर्पित कर दिए। और इसलिए कई बार उनकी कुछ वक्तव्य भी आते हैं कि गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। और बात भी सही है, अपने चारों बच्चों का उन्होंने बलिदान भी दिया। तो ये सिख साम्राज्य की बात है, जिसमें जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और मराठाओं की हार हुई, इसका फायदा उठा के सिखों ने 1764 में अमृतसर में सिख साम्राज्य की स्थापना करी। थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। 18वीं सदी का पूर्वार्ध हल्का सा परिचय की दृष्टि से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको आज ही लगभग समाप्त कर दूंगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी। चित्र देखो, कई बार क्या होता है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो, पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं। आप सुन, जैसे हमारी भारतीय परंपरा में श्रव्य की परंपरा रही है, सुनने की, हम सुनकर याद करते थे। पहले लिखने की कला नहीं थी, बाद में लिखना, जब लोग बोलने लगे और वो मेमोरी पहले जैसी नहीं रही और नहीं, लोग अभ्यस्त रहे, आलस आने लगा, भोग विलासता ज्यादा होने लगी, तो फिर लिखना शुरू हुआ। उसी समय वेदों की रचना हुई, वरना से पहले वेद सबको याद रहते थे। तो जब हम चित्र देखते हैं कोई पढ़ने के क्रम में, जिसमें हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व हो जाए, आंख, कान, नाक, स्मेल और टेस्ट, जितना संभव हो पाए, कम से कम यहाँ पे हम आंखों से चित्र देख कर, कानों से सुनकर, और यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ नोट भी कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, तो जितना संभव अपने सेंसेस जितने ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो कहते हैं कि लगभग न्यूरॉन 60,000 की उनकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। न्यूरॉन अगर पहले 1 निकल रहा है तो फिर उसके बाद 60 निकलेंगे। तो आपको याद रखने के लिए आपकी जो मेमोरी है वो पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से काम करेगी। तो क्यों ना स्वाभाविक तौर पर जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, चित्रों का भी उपयोग किया जा सके, ये वैज्ञानिक कारण है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाए भी हैं। ये इनके 4 साहबजादे, ये सबसे छोटे हैं फतेह सिंह, सबसे बड़े अजीत सिंह 18 साल, फिर जोरावर सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, ये पिता हैं जिन्होंने, तो क्या विचारधारा रही होगी कि अपने देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों बच्चों को बलिदान दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जाट साम्राज्य। जब हम जाट साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले अंग्रेज औरंगजेब के विरुद्ध, याद रखें मुगलों का जब विघटन होता है तो वहां पे औरंगजेब की मृत्यु को ही हम केंद्र मानेंगे, जो 1707 में हुई। औरंगजेब के विरुद्ध ही गोकुल जाट ने विद्रोह किया 1667 में। उसके बाद हालांकि इन्हें बहुत मुश्किल से दबाया जा सका, लेकिन दबा दिया गया औरंगजेब द्वारा। फिर आगे चुरामन जाट आए, बदन सिंह आए, राजा राम जाट आए, जिनके चित्र मैंने यहाँ लगाए भी हुए हैं, पिक्चर्स हैं, कुछ फोटोग्राफी, राजा राम जाट। उसके बाद फिर ये चुरामन जाट है, जिन्होंने राजस्थान में भरतपुर में, जो आज जिला भी है, वहां पे जाट साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1722 में की। और आगे जाके सूरजमल ने इसको और विस्तारित रूप दिया जाट साम्राज्य को। छोटा सा परिचय जाटों के बारे में, जिनका जो उपयोग है, जो जो योगदान है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। भले कम पढ़ा जाए, पर अगर योगदान है और पढ़ा जा सकता तो सब जरूरी देना, पढ़ना भी चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मराठा हुआ, सिख हुआ, जाट हुआ, अब आए हैं हम अफगान पे। अफगान की 2 शाखाएं थी।
18वीं सदी के पूर्वार्ध में। एक रोहिला और एक बंगश पठान। तो ये रोहिलाज हैं, ये उनके चित्र मैंने यहाँ लगाए हैं। कैसे वेशभूषा थी, वेशभूषा, पहनावा, औजार, हथियार, तलवार, भाले, अस्त्र और शस्त्र, ये सब चीजें उस समय की प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को दिखाता है कि लोग किस तरीके से सोचते थे। और उस समय अगर बहुत कमजोर तरह का धातु के हथियार रहे तो उसका मतलब ये कि उस समय आज जो धातु हमें मिलते हैं या जो आज हमारे पास मौजूद है उस समय उनके पास नहीं रहे होंगे। सीधी सी बात है, उतनी खोज नहीं हुई होगी। जब उतनी खोज नहीं होगी तो उस धातु से संबंधित जो औजार बने हुए होंगे वो नहीं बने होंगे। स्टील से बनने वाले औजार तभी तो बनेंगे ना जब स्टील होगा। स्टील ही उस समय नहीं हो लोग खोज पाए, बना पाए, तो उससे संबंधित औजार भी नहीं होंगे। और यही विचारधारा, यही थिंकिंग प्रीलिम्स में आपको टॉप करा देती है। आपको क्वेश्चंस में आप एलिमिनेट कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए चीजों को रटना जरूरी नहीं, समझ के आगे बढ़ना जरूरी है। ये भी रोहिला है। फिर आगे ये बंगिश पठान है। ये व्यक्ति मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों अलग हैं। तो क्योंकि इनका गूगल पे यही चित्र मिला, बंगश में, आप देखिए एक बार। तो ये अफगानों के बारे में था, थोड़ा सा छोटा सा परिचय। इसके बाद आते हैं मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर के राज्य, वो राज्य जिन्हें कभी औरंगजेब जीत नहीं पाया। असल में हमारा देश, यदि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, चीजें जोड़ जोड़ के पढ़नी है, रटना नहीं है, समझिए बात को। ये मैप इसलिए मैंने लगाया भी था। मैसूर, त्रावणकोर और कलिकट, ये 3 राज्य हम पढ़ेंगे जो औरंगजेब या जो मुगल साम्राज्य था उसकी सीमा से काफी दूर के राज्य थे। और हमारे देश की भौगोलिक संरचना भी ऐसी है कि यहाँ पे अरावली, यहाँ पे हमारे देश में कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय है, बीच में विंध्यन है, फिर यहाँ पे नदियां हैं, पठार हैं, नागपुर का पठार है। और उस समय ना हवाई जहाज था, ना इतनी सुख सुविधाएं थी आने जाने की। घोड़ा, गाड़ी, हाथी, इन सब पे ही बैठ के लोग आया जाया करते थे। उस समय से इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी कि खाने को देर तक स्टोर करके रखा जा सके, तो वो भी जल्दी खत्म हो जाता था। इसलिए जानवर को साथ में रखते थे ताकि इनको मार कर, काट कर। इसलिए नॉनवेज का प्रश्न ज्यादा था, जो युद्ध लोग लड़ते थे। असल सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ तक कभी भी दक्षिण को कोई जीत ही नहीं पाया। इसमें दक्षिण का अपने आप में कोई योगदान नहीं है। दक्षिण के राज्य आपस में लड़ते रहते थे। चोर चेर पांडे हम पढ़ेंगे इतिहास में, जब हम संगम काल पढ़ते हैं या दक्षिण पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि आपस में तो लड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर का राज्य कभी पूरी तरह से दक्षिण जीत नहीं पाया, पूरी तरह से। औरंगजेब भी नहीं जीत पाया। दूरी इतनी है, आपको मैप देख के तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। तो यही कारण था कि दक्षिण बचा रहा, और आज भी यही कारण है कि दक्षिण की परंपरा, संस्कृति आज भी वही है जो हजारों साल पहले थी। आज भी लोग धोती पहनते हैं, आज भी लोग तिलक लगाते हैं, आज भी लोग पूजा करते हैं, आज भी लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, और आज भी वो अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं। ये बात उनकी पिक्चरों में भी दिखती है। और यही कारण है कि वो बाहरी संस्कृति को अपनाए जाने और अपनी संस्कृति के खत्म होने के डर से संबंध और विवाह जैसी परंपराओं का स्वागत नहीं करते। केवल आपस में विवाह करने की चीजों को मान्यता मिलती है। ये विचारधारा क्यों आई है, उसके लिए इतिहास पढ़ना भी जरूरी, और यही कारण भी रहा है क्योंकि वो कटे रहे, अपनी संस्कृति उनकी बची रही और आज भी जीवित है और आगे भी बची रहे। इसलिए वो और लोगों के साथ कम से कम विवाह के स्तर पर संबंध के लिए सहज नहीं हो रहे हैं, पर उतने सहज नहीं जितने उत्तर भारत के लोग हैं। तो अब आते हैं हम मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर के राज्य। जाट, अफगान और
इसके बाद ये ओडियार वंश। असल में मैसूर राज्य का जो थोड़ा उत्तराधिकारी राज्य इतिहास में देखते हैं वो ओडियार वंश था, उसी का चित्र मैंने यहाँ लगाया है। और एक सैन्य अधिकारी जो हैदर अली थे, उन्होंने इस पे अधिकार कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, जिनका फोटो मैंने यहाँ लगाया भी है। और मैसूर पे हैदर अली और मैसूर में राज भी किया। और इन्हीं के काल में अंग्रेजों के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए, 4 युद्ध भी हुए। अब वो युद्ध कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन सी संधि हुई, किस किस समय हुए, अंग्रेजी अधिकारी कौन था इनके विरोध में लड़ने वाला, ये अगर आप चाहें तो एक होमवर्क ले सकते हैं, इस पे रिसर्च करें। युद्ध किस वर्ष हुए, कितने युद्ध हुए, 4 हुए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा कितने हुए हैं, किस किस वर्ष हुए, अंग्रेजी अधिकारी कौन था, किस किस युद्ध में, और किस किस युद्ध में, इन चारों में ही कौन कौन सी संधियां हुई, और इनकी मृत्यु का क्या कारण था। अब ऐसे ही तो फैक्ट बनते हैं, उन्हीं फैक्टों से फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, पर हमें फैक्ट रटने नहीं है। अगर कहानी समझ लिए तो प्रीलिम्स के समय कम से कम आप खुद को खाली नहीं पाएंगे। यह है इनके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए पहले वो शासक हैं जो मृत्यु को प्राप्त हुए मैदानी युद्ध में। अन्यथा कोई और कारण से, बीमारी से, या अपनी उम्र हो जाने के बाद, जैसे औरंगजेब की उम्र हो गई थी, या अन्य किसी कारण से, किसी दुर्घटना से, पर युद्ध के दौरान नहीं मरे। जैसे हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मर गया, एक घटना थी, दुर्घटना थी उनके लिए। तो टीपू सुल्तान पहला वो शासक था जो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज असल में युद्ध में राजा को मारने से बचते थे। उनका यह मानना था कि राजा को जीतो, उसकी आर्थिक सत्ता अपने हाथ में ले लो, क्योंकि जनता राजा से जुड़ी होती है। राजा जिंदा है तो जनता विद्रोह नहीं करेगी, राजा का शोषण करके रखो, सेना अपनी थाम दो। बाद में उसने ये किया भी, जिसके बाद 1857 की क्रांति भी हुई। विस्तार नीति जब वो अपने लिए सहायक संधि लेके आई, आगे हम पढ़ेंगे भी वो विचारधारा क्यों आई, उसकी पृष्ठभूमि भी यहीं से तैयार होगी। तो ये मैसूर है, मुगल राजा, मुगल दरबार की सीमा से बाहर का पहला राज्य। इसे हम यहां लिख भी देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हम 4 हिस्सों में पढ़ रहे हैं। 18वीं सदी का 2 हिस्सों में, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध। 18वीं सदी का पूर्वार्ध आज हम पूरा खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, किया जा सकता है, इसलिए करेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद, अंग्रेजों का आगमन, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका हल्का सा जिक्र मैंने बंगाल पढ़ाते समय किया। उसके बाद उपनिवेशवाद के फिर 3 चरण, वाणिज्यिक चरण 1757 से बक्सर का जब प्लासी का युद्ध, और 1813 तक जब चार्टर आया, एकाधिकार कंपनी के समाप्त हुए। औद्योगिक चरण जब 1813 से लेकर 1858 तक, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई। और उसके बाद वाणिज्यिक वित्तीय चरण जब 1858 से लेकर 1947 तक देश आजाद हुआ। तो क्या क्या उनकी रणनीति इन 3 स्तरों पे कैसे कैसे बदली अंग्रेजों की, कब कब उन्होंने समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि समाज में परिवर्तन हो, मिशनरियों को भेज दिया, अंग्रेजी भाषा मैकॉले द्वारा तैयार की गई बाबुओं का निर्माण किया गया जो अंग्रेजों की चापलूसी कर एक समाज ऐसा तैयार हो जो अंग्रेजों के साथ खड़ा रहे हर एक स्थिति में। ये सब चीजें समय समय पर अंग्रेज लाते रहे। कैसे राजाओं की सेना को अपने अधीन कर लिया गया, कैसे कर बढ़ाया गया, कैसे किसानी तोड़ी गई, कैसे गुरुकुलों को समाप्त किया गया। किसी भी इस परंपरा को, किसी भी विचारधारा को, किसी भी देश के इतिहास को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो, वो देश का भविष्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजों ने वही किया, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया, हमारी भाषाओं के साथ छेड़छाड़ किया, संस्कृत या अन्य कहीं क्षेत्रीय भाषा या अन्य कहीं मातृभाषा अंग्रेजी थोप दी।
आज हम उसका रूप देख भी रहे हैं। सभी देश जो विकसित हैं खासकर अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी हो या वियतनाम हो, छोटे से छोटा देश अपनी देश के सम्मान के लिए मातृभाषा को आगे लगता है। हमें दो दो भाषाएं पढ़नी होती हैं, और दक्षिणी राज्यों के लिए तो ये दुख है, अपनी मातृभाषा फिर हिंदी फिर इंग्लिश। बात भी सही है, इसकी जड़ इतिहास में है। आज स्थिति ऐसी क्यों है? तो 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध, निवेशवाद के 3 चरण, फिर राष्ट्रवाद का मैं पहले बता चुका हूँ, सभी होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं गांधी के आगमन से लेकर देश की आजादी तक। फिर वर्तमान तक हम चीजों को लाएंगे कि नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक देश की क्या विचारधारा थी, क्या क्या रणनीतियां थी, और आज वो कैसे कैसे हो चुकी हैं, क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं, ये हम उस समय देखेंगे। इतना कर लेने के बाद कोई भी चीज छूटेगी नहीं, 4 बिंदुओं में रहेंगी, पूरा ग्राफ दिमाग में रहेगा, चीजें जैसे आगे आएंगी आप एकदम चीजों को क्लिक कर पाएंगे, एकदम याद कर पाएंगे। यदि आपको लगे कोई और फैक्ट आपको उसमें ऐड करना तो आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी के साथ एक खांचा दिमाग में बना रहे, एक मैपिंग दिमाग में रहे बनी हुई। आप चाहें तो अलग से, जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फैक्ट ज्यादा चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो करंट से लिंक करके प्रश्न पूछता है प्रीलिम्स में, परीक्षा की दृष्टि से। फिर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, या कोई अन्य दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, या ग्रुप सी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से जब आप तैयारी करते हैं तो फैक्ट अलग हो जाते हैं, उनका पूछने का तरीका अलग होता है। कुछ बहुत गहराई में जाके पूछते हैं, कुछ केवल उतले स्तर पर पूछते हैं, कुछ करंट अफेयर को अहमियत देते हैं, कुछ स्टेट की करंट को अहमियत देते हैं, स्टेट के इतिहास जीएस को अहमियत देते हैं अपने प्रश्न पूछने में। उसी हिसाब से इतिहास को आप अपने तथ्य रेडी करके उसमें डाल दीजिए। इस कहानी के बीच में तरीका सबका यही रहेगा, पढ़ने का तरीका थोड़ी इतिहास थोड़ी बदल जाएगा, इतिहास तो ये का यही रहेगा। तो एक बार मैं फिर लिख देता हूं, हम आज क्या पढ़ रहे हैं। कारण मैं बता चुका हूं, मुगलों के विघटन के क्या क्या कारण थे। उत्तराधिकार राज्य, हैदराबाद, विद्रोही राज्य, मराठा, सिख, जाट और अफगान, मैसूर, कलिकट और त्रावणकोर। ये 4, ये 3, टोटल 10, ये हमें पढ़ने। अब आ चुके हैं मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मैसूर, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं टीपू सुल्तान तक, और जिसके कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे। चारों मैसूर और आंग्ल युद्ध कब हुए, कैसे हुए, टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, उनकी मृत्यु कैसे हुई, टीपू सुल्तान पहला राजा था, शासक था जो युद्ध में मारा गया।
उससे संबंधित कौन कौन से युद्ध हुए हैं, इन चारों से संबंधित किस कौन कौन अंग्रेज अधिकारी था, कौन कौन सी संधियां, किस किस स्थान पर हुए, किस किस समय हुई, ये कुछ 3-4 प्रश्न है, इसके बारे में रिसर्च करिएगा और पहले से पता है तो बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। फिर आता है कलिकट। तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं दोबारा इस पर नहीं आऊंगा। तो फिर आगे आते हैं हम कलिकट पे, नीचे हाँ ये है जामुरीन, द जामुरीन। ये लोग मूल रूप से बंदरगाह के लिए विख्यात थे। बंदरगाह संरचना इनकी बहुत मजबूत थी, व्यापार रणनीति इनकी बहुत मजबूत थी, मसालों का आदान प्रदान करते थे उस समय, व्यापार रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम थे। तो कलिकट में जामुरीन राजवंश का राज था, उसकी फोटो मैंने आपके सामने लगा दी, किस तरह की वेशभूषा थी, कैसे लोग आते थे, कैसे दरबार लगते थे, कैसे लोग बैठते थे, ये उस समय की चित्रकारी है, उसको ध्यान से देखिए। पढ़ने से ज्यादा ना आपको ये चीजें याद रहेंगी जब आप रिवाइज करेंगे। और मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ, यदि आप लिख भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लिखवा तो मैं कम रहा हूँ कि उसकी आवश्यकता कम है, पर जहां जहां जरूरत है वहां लिखवा दे रहा हूँ। और ये वैसे है भी एक डेमो क्लास, पहली क्लास है, तो इतना दबाव में डाल भी नहीं रहा हूँ। आप चाहेंगे तो मैं पूरी किताब एक दिन में लिखवा सकता हूँ, 7-8 घंटे लगातार लेक्चर देके। तो उसका अर्थ क्या है, यदि वो आपके अंदर सार गर्भित ना हो पाए, आपके अंदर उतर ना पाए। तो इसके बाद थोड़ा बंदरगाह दिखाने के लिए एक और चित्र है, पूरे गूगल पे ढूंढ ढूंढ के फोटो लाए गए हैं ताकि पढ़ाने के में फ्लो बना रहे। ये कैसे व्यापार होता था, नावें, समुद्र, भारत की तट रेखा, देखिए आप। ठीक है, इसके बाद फिर आता है अंतिम, मैसूर हुआ, कलिकट हुआ, फिर है त्रावणकोर। ये दोनों केरल में है। त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा और राम वर्मा, ये नाम मार्तंड वर्मा का चित्र है। और मार्तंड वर्मा को श्रेय जाता है पोलैंड यानी कि डच को भारत से खदेड़ देने के लिए, भारत से बाहर भगा देने के लिए। आज भी इतिहास इनका इसके लिए सरोकार करता है, श्रेय देता है और देना भी चाहिए। तो ये वो व्यक्ति हैं। हल्का सा जिक्र, केवल हल्का सा, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में जिस चीज की, जिस विषय की जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी, मुझे केवल इसको उतना ही पढ़ना है। तो इनका चित्र है। तो ये थे तीनों, उत्तराधिकारी, विद्रोही और सीमा से बाहर के राज्य 10, जो हमने देख लिया 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, 1700 से लेकर 1750 तक। अभी 18वीं सदी पूरी हुई नहीं है, अभी इसका उत्तरार्ध रह रहा है। उसके बाद हम आएंगे अंग्रेजों पे, उपनिवेशवाद, वहां बड़ा मजा आएगा, चीजें और रोचक होंगी। इतिहास के क्रम में हम ये भी समझेंगे कि आज की स्थिति ऐसे क्यों है, वो जोड़ जोड़ के देखेंगे, बड़ा मजा आएगा ऐसे पढ़ने में। नई नई तकनीकें आएंगी, नई नई राजनीतिक विचारधाराएं आएंगी, नए नए पहनावे, नई नई भाषाएं, नई सामाजिक परिवर्तन, जो आगे हम देखेंगे। और इतिहास अपने आप में चित्रों के माध्यम से या जहां आवश्यकता होगी वहां वीडियोग्राफी के द्वारा, जितना संभव होगा रोचक बना के पढ़ना हमारा लक्ष्य है, रटना हमारा लक्ष्य नहीं है। और अंत में अभी मैं पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या जब तक क्वेश्चन आए वो भी डिस्कस करूंगा, केवल आधुनिक भारत के इतिहास से। तो एक सवाल सामने आता है, ये इतना पढ़ लेने के बाद 18वीं सदी का पूर्वार्ध, अंतिम में है बस हम, क्लास समाप्त होने वाली है, खुश हो जाइए, बस अंतिम में है। मुगलों का विघटन, मुगलों का टूटना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गलत था। मुगल होते तो कुछ अच्छा होता, मुगलों का विघटन हुआ तो राजनीतिक अस्थिरता आई, समाज का ताना बाना डगमगाया, सांस्कृतिक स्थापत्य
कला संस्कृति, मुगल, खासकर मुगल कला, मुगल संस्कृति, मुगल स्थापत्य वो गायब हो गई। आर्थिक तौर पर बाजार व्यापारिक तंत्र कमजोर हो गया। एक दृष्टिकोण ये है जो मुगलों का पक्षकार है, कहता है मुगल होते तो ये मजबूत बने रहते, पर मैं तो पहले समझा चुका हूं कोई भी सत्ता बने टूटना तो उसको है ही। हर आदमी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष है, कब तक जिएगा और कितने समय तक वो मजबूत राजा बन के रहेगा? कम से कम 21 साल का तो उसको होना होगा ना बड़ा होने के लिए, स्व विवेक को विकसित करने के लिए। उससे पहले तो एक मजबूत राजा नहीं बन सकता। और 60-70 तक जाते जाते तो शरीर कमजोर होता ही चला जाता है। उसके बाद तो युद्ध भी नहीं लड़ सकता, अपने सेनापति भेजेगा, अपने उत्तराधिकारी तैयार करेगा। तो ले देखिए मामला 50-60 साल का ही बैठता है। अगली पीढ़ी मजबूत हो तो साम्राज्य टिका रहेगा, वरना नहीं। और यही कहानी हर बार रहती है। छोटे साम्राज्य अधिकतर बने रहते हैं, ये हमने इतिहास में देखा भी। मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास में ऐसा हुआ है और होता आ रहा है और आगे भी होगा। सौभाग्य है कि अब तक लोकतंत्र नहीं टूटा है, और आगे ना ही टूटे तो अच्छा है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। राजतंत्र से अच्छा है प्रजातंत्र, क्योंकि लोकतांत्रिक है। तो इसके विपक्ष में विचारधारा ये भी आती है, पूरी तरह से ये मान लेना कि मुगलों के विघटन होने के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं के स्तर पे और व्यवहारिक स्तर पे भी हार्श हुआ, नुकसान हुआ, चीजें ठीक नहीं हुई, ये गलत है। क्योंकि जब मुगल दरबार के दरबारी दूसरे छोटे राज्यों में जाने लगे तो मुगल कला का विस्तार हुआ, अन्य लोगों तक वो चीजें पहुंची, नई सामाजिक व्यवस्था सामने आई। जरूरी थोड़ी कोई नई चीज है वो बुरी ही हो, अच्छी भी हो सकती है, और हुई भी। नई विचारधाराओं का आगमन हुआ। औरंगजेब ने गाने बजाने पे बैन लगाया था, उस दिशा में भी लोगों ने फिर से नए नए उपयोग करने शुरू करे। और आर्थिक रूप से भी बाजार अन्य देशों के साथ फिर से संबंध, बाजार तो संबंध स्थापित करते रहता है, उसका तरीका बदल जाता है। ये समय भी रहा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसे छोटे राज्य मैंने बताया, बड़े नहीं रहे तो राजनीतिक स्तर, छोटे स्तर पर तो राजनीति चली रही है। देश तो व्यवस्था रूप से चल ही रहा है। आज भी प्रधानमंत्री ना तो राष्ट्रपति तो देश चलाता ही है। किसी की भी सत्ता, आप दुकान पे जाएंगे तो आपको सामान मिल ही जाएगा, चाहे आप पैसे दे के लें, सोना दे के लें, अनाज दे के लें, लेकिन व्यवस्था कुछ, कोई तो व्यवस्था बनेगी। समाज अपने आप कोई ना कोई व्यवस्था बना लेता है, क्योंकि समाज को चलना जरूरी है, वो अनिवार्य शर्त है। और अनिवार्य शर्त के लिए कोई नियम होना जरूरी है। जरूरी थोड़ी है कि पुराने नियम से सब चीज चलेंगी, नए नियम भी आते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि नई विचारधारा ज्यादा इस पे तार्किक साबित होती है, जो मैंने अभी आपको बताई। मुगलों का विघटन जरूर नहीं बुरा ही हो, इसके कई अच्छे परिणाम भी सामने देखने को मिले। तो एक यूपीएससी का प्रश्न सामने आता है मेंस में 2014 में, यूपीएससी का, मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। क्या कारण था कि इतने अधिक युद्ध पानीपत में ही लड़े गए? इतनी बड़े साम्राज्य की अधिक प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही हुई। तो इसका जब हम उत्तर देंगे, उत्तर देने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। मैं आपको उत्तर लेखन के बारे में बता दे रहा हूं हल्का सा, कि यदि आप इसका उत्तर लिखते या मैं लिखता तो कैसे लिखते। ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, क्या कारण था कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाई पानीपत में लड़ी गई। तो सबसे पहले हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। क्या? पहले हम हल्का सा जिक्र पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में करेंगे। 1761 में जो हुआ पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सदाशिवराव और जो अफगान वो था, वहां से व्यक्ति आया था जिसे उसके विरुद्ध लड़ा गया। तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच भागीरथी नदी के किनारे, अगर आपको फैक्ट याद ही करना है तो। क्यों ये खास था? एक तो ये दिल्ली के बिल्कुल पास था, पानीपत का जब युद्ध हो रहा था तो ये दिल्ली के बिल्कुल पास था। और दिल्ली का जो मुगल राजा था, मुगल दरबार का जो सेनापति था, जो निर्णायक सेनापति भी और शासक भी, वो इस युद्ध से दूर रहे, उनका इस युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। तो इससे बात देखी जा सकती है कि कैसे
राजा के बराबर में पास में पड़ोस में युद्ध हो रहा है और उसका कोई इसमें लेना देना नहीं, जबकि उसको ये बात की चिंता होनी चाहिए मेरे देश की सीमा पे युद्ध हो रहा है और मुझे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मुझे इसमें अपनी सीमा से बाहर रखना चाहिए क्योंकि मेरा राज्य मेरे नियंत्रण में है। तो इस बात को दिखाता है कि राजा कितना कमजोर हो चुका था उस समय तक, पानीपत के तीसरे युद्ध तक आते आते। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि सारे युद्ध पानीपत, निर्णायक युद्ध पानीपत में क्यों लड़े गए? 3 पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर का, उसके बाद आगे अकबर का, हेमू का युद्ध आता है, और उसके बाद फिर अंत में ये पानीपत का तीसरा मराठा और विदेशी आक्रमणकारी। तो पानीपत के तीनों ही युद्ध इतने इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 3 वैज्ञानिकों ने माना कि भारत को, मैं एक बार मैप में भी आपको दिखा देता हूं, जब आप इससे चीजें अच्छी तरह से समझ में आती हैं असल में, जब चीजों को देखते हैं। ये भारत है, इसकी 3 प्राकृतिक सीमाएं हैं, 1, 2 और 3। दूसरी सिंधु नदी कभी बहती थी, आज भी उसके अंश देखने को मिलते हैं। तो पहले तो कारण ये कि हरियाणा का विशाल मैदान पानीपत जहां युद्ध हुए वो दिल्ली के बिल्कुल निकट है। पहली पंक्ति काबुल, गजनी और कांधार ये सिंधु नदी से पहले पड़ते हैं, जो देश को एक भौगोलिक सुरक्षा देते हैं। फिर सिंधु नदी दूसरे स्तर पर भौगोलिक सुरक्षा देती है, और तीसरे स्तर पर लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, ये फिर से हमारे देश को 3 स्तरों पर सुरक्षा देते हैं। जो इन तीनों को पार करके पानीपत पे आ जाता है, हरियाणा तक आ जाता है, फिर युद्ध होता है, तो निर्णायक युद्ध होता है कि उसके बाद सिर्फ दिल्ली फतेह है, सामने फिर सीधा दिल्ली है, इसलिए पानीपत की युद्ध बहुत अहम हो जाती है। इस तरह से हम इसका अंत में थोड़ा सा भूमिका बांधेंगे, क्या क्या इसमें बिंदु आएंगे मैंने बता दिया। 3 पंक्तियों की बात आएगी। फिर 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, वो इतना मुगल राजा इतना उदासीन क्यों रहा उसके प्रति, उसने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया युद्ध के अंदर, क्योंकि उस समय तक आते आते कमजोर हो चुका था, मुगल शक्ति कमजोर हो चुकी थी। और क्योंकि 1761 की बात है तो 1757 प्लासी युद्ध हो चुका है, जिसमें बंगाल को अंग्रेज एक बार हरा चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। तो अन्य कई सारे कारण हैं जिसके कारण ये घटना घटी, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, जो हमारे देश के हित में नहीं था लेकिन उसके देश के हित में था। तो अंत में जाते जाते इतना समझ लेने के बाद एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ के जाता हूं, इसको लिख लीजिए। एक तो वो है ही कि मैसूर के कितने युद्ध हुए, अंग्रेजी अधिकारी कौन कौन था, कितने युद्ध हैदर अली और कितने टीपू सुल्तान ने लड़े, युद्धों में कौन कौन सी संधि हुई और वो किस जगह लड़े गए। ये कुछ बातें आपको याद है तो अच्छी बात है, कमेंट करिए आपको उत्तर पता है, वरना लिख के लाइएगा और अगली बार मुझे बताइएगा, अगली क्लास जब मैं उत्तरार्ध पढ़ाऊंगा 18वीं सदी का। प्रश्न आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, इसको लिखिएगा जरूर। 150 वर्ड में लिखना है आपको, ये समय सीमा कुछ नहीं। मैं आपको बीच बीच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी के साथ कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, और हम ये तय करेंगे कि लगभग 7 मिनट में आप 7 से 7.5 मिनट में आप 250 वर्ड का उत्तर लिख पाए, ताकि आप 3-3 घंटे के 2 पेपर आपको लिखने हैं मेंस में, अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्य तंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रस्त था? मैं फिर पढ़ देता हूं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्य तंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रस्त था? इस प्रश्न को लिखिएगा जरूर, वरना अगली क्लास में इसको सबसे पहले इस प्रश्न को लिखूंगा। इसके बाद अंतिम पड़ाव में आते हुए, जैसे मैंने कहा था, मार्तंड वर्मा जिन्होंने डचों को पराजित किया, मैं बता चुका हूं इनके बारे में। त्रावणकोर,
ये आधुनिक भारत के इतिहास से अब तक पूछे गए प्रश्न 2021 और 22 तक लिए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में किस टॉपिक से किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, ये सामने है। जैसे सबसे ज्यादा प्रश्न, इसके बाद भी है कुछ प्रश्न, ये आगे यहां तक समाप्त हो, टोटल 233 प्रश्न है। सबसे ज्यादा प्रश्न ये इससे पूछे गए हैं। जब हम राष्ट्रवाद में आएंगे, जैसे मैंने बताया, गांधी आंदोलन, विचारधारा, लोहड़ी सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये मैं बता चुका हूँ। आप जब मैं बता रहा था कि 4 बिंदु पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा राष्ट्रवाद होगा, जिसमें गांधी आगमन, बंगाल विभाजन, फिर से 1911 में जॉर्ज पंचम का आना और बंगाल विभाजन रद्द करना, लेकिन तब तक हिंदू मुस्लिम की विचारधारा में बहुत दरार आ चुकी थी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके थे और कई सारी हिंसक घटनाएं भी घटी। उस क्रम में जोड़ जोड़ के हम चीजों को पढ़ेंगे तो इंपोर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में 36 प्रश्न पूछेंगे 1993 से लेके लगभग 1993 में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न 1993 केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेंगे। 2021 में 2 प्रश्न पूछेंगे, 2020 में 1, 2015 में 2, 19 में 1, 12 में फिर से 2, 11 में फिर से 3। अब देखेंगे 3 और 5 के बीच का औसत है प्रश्न पूछना। तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना कितना जरूरी है, तो केवल 4 बिंदु में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है 19 प्रश्न वाला, जिसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, राजाजी फॉर्मूला, नौसेना विद्रोह, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये मतलब पढ़ेंगे तो सारा क्रम में, लेकिन हम उस टॉपिक को, जैसे गांधीवादी आंदोलन की जब बात आई तो हम इसको थोड़ा और गहराई में जाएंगे क्योंकि इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पर जब बात हम इसकी करेंगे देसी रियासत, तो हल्का सा जिक्र करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने जाट साम्राज्य को जब पढ़ा तो हल्का सा जिक्र करके आगे बढ़े। प्रश्न ही नहीं कम बन रहे हैं इतने, तो जब बनेंगे तभी पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी करें तो वहां पे राजपूतों का इतिहास आपको अधिकतर पढ़ना है। सारे राजा अधिकतर वहां से आए हैं, युद्ध अधिकतर वहां पे लड़े गए हैं, तो वहां की दृष्टिकोण से फिर इतिहास को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। पर क्योंकि मैं यूपीपीएससी के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये लगभग, और इसके वनडे के एग्जाम के आधार पर पढ़ा तो चीजें वैसे रहेंगी। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि आपकी परीक्षा किस राज्य की है, वनडे एग्जाम की है किसकी, तो आप पीवाईक्यू एक बार देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कितने फैक्ट आपको अतिरिक्त उसमें डालने की आवश्यकता है, उतने डालकर प्रोसेस पूरा पढ़ने का। ये रहेगा जो मैंने आपको बताया, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। कहानी तो ये रहेगी, अनुपात बदल जाएगा, जहाँ यहाँ अनुपात थोड़ा कम है वहां उसको थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा देंगे, केवल इतनी सी बात है। और जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ये हर जगह काम आएगा, हर परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद 19 के बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ये 17वां, भारतीय प्रतिक्रिया किसके विरुद्ध में प्रतिक्रिया, विरुद्ध में या हित में। प्रतिक्रिया 2 रूपों में हो सकते हैं ना, या तो उसके विरोध में या उसके हित में। तो जनजातीय विद्रोह, भारत की प्रतिक्रिया का मतलब है अंग्रेजों के विरुद्ध की बात की जा रही है यहाँ पे। किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, वो देखना है। उसके बाद फिर ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं प्रभाव, कृषि की वाणिज्यिक औद्योगिक नीति, रेलवे, ये ऐसे कई सारे टॉपिक हैं। जैसे जैसे हम क्रम में आगे बढ़ेंगे हमें टॉपिक के हिसाब से उसकी गहराई तय करनी है, कितना नीचे उतरना है उसको पढ़ना, फिर बाहर निकल जाना, फिर अगले टॉपिक पे जाना, ऐसे करते करते पूरा आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो ये तो आज हमने पढ़ा आधुनिक भारत का इतिहास, 18वीं सदी का पूर्वार्ध। एक छोटी सी जानकारी जाते जाते आपके लिए, क्योंकि फ्लो खराब ना हो और अंत में आपको पढ़ा देना अच्छा ज्यादा जरूरी है, तो अंत में जो तेजस्वी आईएएस एकेडमी है, इनके द्वारा टेस्ट सीरीज और कुछ परीक्षाओं की तैयारी लगातार बैचेस चल रहे हैं, उसकी जानकारी मैं एक बार आपको दे देता हूं। आप कोचिंग के नंबर पर संपर्क करके उस विषय से संबंधित, उस कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, कब से शुरू हुआ, अगला कब शुरू होने वाला है।
और अन्य जानकारी जो आपको उचित लगे आपको ले सकते हैं। कौन टीचर पढ़ा रहा है, कितने समय में हो जाएगा, जो भी, जैसे UKSI, ग्रुप सी, RO, ARO, लोअर PCS, अपर PCS और UPSC। ये कुछ बैच हमारे अभी गतिमान हैं। आप इसी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मैं आर्यन गुर्जर, थैंक यू।